हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन पार्ट 2। रिफ्लेक्शन का पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाकर देख सकते हैं। आज पार्ट 2 पढ़ेंगे और उसमें पढ़ेंगे क्या क्या। प्रतिबिंब बनाने के नियम, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, वी यू और एफ में संबंध, 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u, इस पर आधारित सवाल होंगे आपके। और आपका जो ये चैप्टर है, ये जो आपका लेक्चर है, ये क्लास 10th के लिए है और क्लास 12th के लिए जस्ट अगले दिन पड़ेगा। तो देखते रहिए। माय नेम इज गौरव चौधरी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैनल किंगो एजुकेशन क्लासेस। तो आइए शुरू करते हैं। प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो प्रतिबिंब बनाने के नियम नंबर 1, प्रतिबिंब बनाने के क्या नियम है? पहला नियम क्या है? दोनों से देखेंगे, अवतल से और उत्तल से। ये आपका अवतल दर्पण हो गया, यानी कि अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। अब देखिए इसमें बनाने के क्या क्या नियम है। ये आपका पॉइंट P है और ये जो बिंदु होगा यहां पर मान लेते हैं F, और जस्ट इसकी इतनी दुगनी दूरी पर क्या होगा? C। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं R इजिकल टू 2F, इनके F से जितनी दूरी पोल से F की होगी, F से उतनी दूरी C की होगी। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है? इसमें सबसे पहला रूल है कि जब कोई किरण आरेख, कोई किरण, प्रकाशिक किरण, मुख्य अक्ष, ये क्या है? मुख्य अक्ष है आपकी, मुख्य अक्ष। जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात, यानी कि रिफ्लेक्शन के पश्चात, वो कहां से निकल के जाती है? पासिस थ्रू द फोकस, वो मुख्य फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से निकल जाती है। जब आपका सबसे पहला। दूसरा, अब इसमें बात करते हैं पहले की, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, उत्तल दर्पण के लिए बात करते हैं। अच्छा, एक बात समझें कि आपके सिलेबस में स्मॉल अपर्चर, छोटे स्मॉल अपर्चर वाले, जिनका ये जो द्वारक है वो बहुत छोटा होता है, उस तरह के आपके दर्पण हैं। बड़े के लिए ये काम नहीं करता। ये जो आपका है R इजिकल टू 2F, ये उन्हीं के लिए, सिर्फ किसके लिए वैलिड है? जब आपके जो मिरर होंगे वो स्मॉल अपर्चर के होंगे। ठीक है, सिर्फ ये तो आपको समझाने के लिए मिनिमम एक लाइन के बराबर आपके जो लाइन, इसमें आप वो बनाएंगे, मिरर बनाएंगे तो एक लाइन के बराबर बनाएंगे। ठीक है, जितना ज्यादा सीधा बनाने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, जितना भी बनाने की जा रही है, ये आपको बड़ा दिखाकर बनाने की कोशिश है, ये आपको किताबों में दिखाया जाता है, कहीं भी आपके सिलेबस में स्मॉल अपर्चर वाले मिरर होते हैं। अब देखिए P, ये वाला पॉइंट, इधर मान लिया मैंने F, ठीक, और इधर हो गया आपका C। तो इसमें कहता है कि ये जो किरण है, ठीक, ये कहां से आती हुई, इसमें क्या होगा? इसमें फोकस से निकल के जाएगी। अब ये क्या है? ये आपका दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। अब दर्पण से पार तो निकलेगी नहीं, तो अब हमें क्या होगी? ये फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, ये होगा उत्तल दर्पण में। तीसरा, अब इसका दूसरा बिल्कुल इसका रिवर्सिबिलिटी का नियम है, सेम इसका उल्टा है बिल्कुल। P, ठीक है, और ये हो गया आपका F, ये हो गया C। ठीक,
तो ये F और ये C। अब इसमें क्या है कि अगर कोई किरण फोकस से होकर आती है तो वो रिफ्लेक्शन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो फोकस से होकर जाती है, और जो फोकस से होकर आती है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। सेम ऐसे में इसी तरह से इसी में सेकंड है, ये उत्तल के लिए दिखाएंगे। ये आपका पी पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इधर F और इधर C। अब इसमें क्या करेंगे कि अगर इसमें कोई F C, अब कोई किरण फोकस पर आती हुई आपको प्रतीत होती है। जैसे ये किरण आई फोकस पे, पैमाना प्रकाल निकाल कर बैठें और इसको बार बार इनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब देखो इसकी तरफ फोकस की तरफ आ रही है, अब लेकिन इससे मिरर से तो पार निकल के नहीं जाएगी, तो क्या होगी, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। इसमें आई और आपके मुख्य अक्ष के समांतर होगी। सेम दोनों बस इनके उल्टे हैं, जो किरण समांतर होती है फोकस से जाती है और जो फोकस से आती है वो समांतर हो जाती है। सेम ऐसा इसमें जो समांतर आती है वो फोकस से निकल के जाती है और जो फोकस से आती है वो समांतर हो जाती है, ठीक। तीसरा नियम, है, चलो मिटा लेता हूं ऊपर, इसको मिटा लेते हैं। देखिए तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है आपका ये आपका पॉइंट P है, ये हो गया आपका F और ये हो गया इसका C, ठीक है। इसमें तीसरा है कि जब कोई किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है, वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, तो वो रिफ्लेक्शन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात वापस अपने उसी मार्ग पर लौट जाती है, यानी कि ऐसे करके आएगी और वापस लौट जाएगी। ये किस नियम पर आधारित है, ये वाला जो आपने मैंने पढ़ाया था पहले आपको, ठीक है। ये एक रिफ्लेक्शन तल हो गया आपका, और हमने इस पर एक अवलंब खींच दिया, एक नॉर्मल खींच दिया, और जब हम इस पर किरण आपतित करते थे तो ऐसे करके रिफ्लेक्टेड हो जाती थी। जब मैंने बताया था जब किरण बिल्कुल अवलंब के ऊपर आकर आपतित होती है तो वापस उसी मार्ग पर लौट जाती है, ठीक है। जब अवलंब पर आपतित होती है तो वापस उसी मार्ग पर लौट जाती है। अब देखिए किसी भी वृत्त का जो हम अभिलंब यानी कि लंब जो डालते हैं वो कहां से डालते हैं, वो डालते हैं हम हमेशा केंद्र से। अगर हमें यहां पर लंब डालना तो कहां से डालेंगे, इधर से लंब डालेंगे। तो अब देखिए इस पर लंब का काम कौन करेगा, सी से आपका लंब डाला जाएगा। जब सी से लंब डाला जाएगा इस पर और लंब पर ही वो आपतित हो रही है तो वापस उसी मार्ग पर लौट जाएगी, ये नियम इसमें। और ऐसे ही उत्तल के लिए साथ के साथ बनाते रहें और उतारते रहें, इनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। पेपर में आ जाता है कि कंडीशन देखेंगे कि पोजीशन बताएगा कि वस्तु ऑब्जेक्ट आपकी कहां रखी हुई है, तो उसके लिए किरण आके खींचिए, तो उसके लिए काम करेगा। पहले रूल समझ लीजिए। और आपका तीसरा कॉन्वेक्स मिरर के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, P, F और C, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि अगर कोई किरण C से होकर जाएगी नहीं, अब वापस क्या होगा,
पहले ऐसे करके आई और वापस ऐसे लौट जाएगी। ये किसके लिए? उत्तल के लिए। इसके बाद चौथा रूल है आपका, चौथा रूल है, ठीक है। चौथा रूल क्या कहता है? ये पोल हो गया एफ और ये सी। चौथा रूल कहता है कि अगर कोई किरण बिंदु पी पर आपतित होती है, ठीक है, तो जिस कोण पर वो आपतित होती है उसी कोण पर वो परावर्तित हो जाती है। उसी कोण पर क्या हो जाएगी? परावर्तित। θ1 और θ2, यानी कि θ1 इज इक्वल टू θ2, θ1 इज इक्वल टू θ2। जिस एंगल पर आपतित होगी उसी एंगल पर वापस चली जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पे अवलंब का काम कौन कर रहा है? अवलंब कहां से डलेगा? सी से, और सी से अवलंब ये डलेगा। तो मैंने जस्ट आपको भी बताया था कि अवलंब से जितने कोण पर किरण आपतित होती है उतने कोण पर परावर्तित हो जाती है। तो सब उन्हीं पर आधारित है ये सब चीज। और इसमें उत्तल में क्या काम करेगा? पी एफ और ये हो गया आपका सी, ठीक। अब किरण डालिए। अब मैंने क्या बताया कि किरण कहां पर आपतित होगी? पी पर। तो उस वहां पर कैसे चली जाएगी? वापस उसी मार्ग में, इतनी एंगल पर वापस हो जाएगी। ये था आपका रूल नंबर 4। तो ये हो गया, नियम हो गए आपके कि किसी भी किरण को बनाने के लिए मिनिमम 2 किरणों की आवश्यकता होगी। और अब इसके बाद क्या लेंगे? अब हम इमेज बनाएंगे। एक बार अवतल लेंस, अवतल दर्पण को लेंगे और एक बार उत्तल दर्पण को लेंगे, और उन पे ऑब्जेक्ट कहां पर रखेंगे वस्तु को, उस कंडीशन में। अच्छा, आइए देखते हैं। देखिए, हेडिंग डालते हैं सेकंड। हमने सबसे पहले रूल पढ़ लिए, अब सेकंड रूल है वो है, हेडिंग है हमारी अवतल दर्पण द्वारा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। ठीक है, तो देख लेते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। नंबर, इसमें कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, पहली कंडीशन। अब देखिए, आइए देखते हैं। P, ये आपका F हो गया और ये होगा आपका C, ठीक है, बिल्कुल दुगनी दूरी पर। अच्छा, मैं यहाँ पे इनफाइनाइट मान लेता हूं, ठीक है। और इनफाइनाइट से अब देखनी इमेज कहां पर बनेगी। इमेज कहां बनेगी? ये आपका F है, फोकस है, और ये वक्रता केंद्र C है, और ये इन्फिनिटी है, ठीक है। अब जब इन्फिनिटी पे मैं वस्तु रखूंगा, ठीक है, तो हम जानते हैं इन्फिनिटी से आने वाली जो रेज होती हैं हमेशा पैरेलल होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो यहां से जो रेज चलेंगी आपकी, वो कैसे चलेंगी? एक सी से निकाली, अब जो सी से निकाली मैंने वो वापस सी पर लौट जाएगी। अच्छा, दूसरी, दूसरी फोकस से होकर निकाली, और फोकस से निकल के होकर जाने वाली क्या करेगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये कहां काट रही है? फोकस पे। ये दोनों आपस में कहां मिल रही हैं? फोकस पे काट रही है। देखो, ये करंट थी, आई थी और रिफ्लेक्टेड होके वापस चली गई, और दूसरी फोकस से होकर आई और वो समांतर चली गई। इधर क्या है? ये इमेज जितनी बड़ी बन रही है इतनी बड़ी नहीं, बहुत ही छोटी बनेगी।
वस्तु की अपेक्षा में जो आपकी प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत छोटा बनेगा। जैसे दूसरे उसमें कहें, इसको दूसरे उदाहरण से देखते हैं। ठीक है, ये P हो गया और इधर मान लेते हैं F और इधर मान लो C। ठीक है, इन्फिनिटी पे रखी हुई है, दो रेज आपस में आई, ये पैरेलल आई, ठीक है, और दूसरी भी इसके पैरेलल ये आ गई। जो समांतर आएंगी वो कहां से होकर जाएंगी? मुख्य फोकस से। ये रिफ्लेक्टेड होगी और ये रिफ्लेक्शन के पश्चात यहां से निकल के जाएगी, तो कहां पर आकर मिल रही है? फोकस पर आकर, फोकस पर आकर मिल रही है। तो आप इस इमेज को मान सकते हैं, फर्स्ट में से मान लें और सेकंड में इससे समझें। ठीक है, कि जब समांतराएं इंफिनिटी से जा रही हैं और इंफिनिटी से आने वाली फोकस से होकर जाएगी रेस, इंफिनिटी से आने वाली फोकस से होकर जाएगी। अब देखो यहाँ पर कंडीशन क्या बनी है, इमेज कैसी फॉर्म हो रही है, इमेज कैसी बन रही है। अच्छा एक बात समझिए कि इंफिनिटी पे जब वस्तु रखी हुई है तो फिर हमें दिखाई कैसे दे रही है, उसका प्रतिबिंब कैसे बन रहा है। जब वस्तु इंफिनिटी पे रखी हुई है तो फिर दर्पण में कैसे दिखाई दे रही है और उसकी इमेज कैसे बन रही है। तो उसकी इमेज बनने का क्या करें, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनंत पे दिखाई नहीं दे रही, इतनी दूर बनी हुई है, ऐसा नहीं है। वो इस फोकस के, इस जो आपका मिरर है, मिरर मैंने बताया बहुत ही स्मॉल अपर्चर के हैं, यानी कि बहुत छोटे, बहुत छोटे। अगर इसकी फोकस दूरी बहुत छोटी हो, अगर 2 सेंटीमीटर हो और ठीक है, और आपकी वस्तु 5 मीटर रखी हो, 2 सेंटीमीटर है फोकस दूरी और 5 मीटर की दूरी पर रखी हुई है आपकी वस्तु, तो इसकी अपेक्षा 2 सेंटीमीटर की अपेक्षा 5 मीटर एक अनंत का काम करती है। यानी कि इन्फिनिटी के होने का मतलब है कि वस्तु दर्पण से थोड़ी दूर रखी हुई है, दर्पण से थोड़ी दूर रखी हुई है। अब देखिए 2 सेंटीमीटर की फोकस दूरी हो गई, तो वक्रता देखिए कितनी होगी, वक्रता 4 सेंटीमीटर, और लेकिन ये कहां पर रखी हुई है? 4 सेंटीमीटर की अपेक्षा में 5 मीटर की दूरी पर रखी हुई है। तो इसका मतलब ये एक जो दूरी है वो इन्फिनिटी का काम कर रही है। ठीक है, तो ये भी जानते हैं कि जब किरण इन्फिनिटी से आती हैं तो वो दोनों आपस में पैरेलल आती हैं, और ये भी जानते हैं कि पैरेलल रेज हमेशा कहां पे जाके मिलती हैं? इन्फिनिटी पे जाके मिलती हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट से, ठीक है। इसके बाद इसमें देख लेते हैं कि इमेज कैसी कैसी बनी। देखिए जो आपका प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? सबसे पहली बात, किरण कैसे मिल रही हैं? वास्तव में मिल रही हैं, इधर टकराई और वापस लौट गई और इधर टकराई वापस में, इधर आई तब भी वापस में वास्तविक में मिल रही है, और ऐसे इससे टकराने के बाद वापस लौट रही है, तो कैसे मिल रही है? वास्तविकता में मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। दूसरी कंडीशन, और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, सीधा। वस्तु ऐसे करके सीधी रखी है और इमेज कैसे बन रही है? उल्टी, इमेज उल्टी। अब इस चीज को दिखाने के लिए, जैसे अगर इस पॉइंट, ये पॉइंट साइज बन रहा है, पॉइंट साइज में इमेज बन रही है, तो इसमें क्या पता चल रहा है? उल्टी है, सीधी है। तब हमने दूसरी इमेज, एक और चित्र बनाया है जिससे हम इस बात को समझ सके कि इमेज जो बनती है वो हमेशा उल्टी बनती है। ठीक है, इन्वर्टेड बनेगी या उल्टी बनेगी। ठीक है, उल्टी बनी। अब इसके बाद बात आती है, वास्तविक हो गई, उल्टी हो गई, और वस्तु से कैसी होगी? बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश्ड, वस्तु से बहुत छोटी। ठीक है, वस्तु से बहुत छोटी, वास्तविक उल्टी और वस्तु से बहुत छोटी। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड कंडीशन, अब देखिए इंफिनिटी पे रखी है वस्तु, अब क्या करते हैं? इंफिनिटी से थोड़ी इधर ले आते हैं, सी, बियॉन्ड सी और इंफिनिटी के बीच में। ठीक है, आपके इंफिनिटी और सी के बीच में कहीं पर भी हम वस्तु को रखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कैसी कैसी बनती है। अब फिलहाल कैसी बनी है? वास्तविक, उल्टी और वस्तु से बहुत छोटी।
ठीक, अब देखिए एफ मान लिए, ज्यादा दूर तो नहीं है, सी हो गया, ये दोनों दूरी बराबर होनी चाहिए। जब भी प्रकार से अपने आप बनाएंगे, जब भी फेर में बनाएंगे तो इनको दूरियों को बराबर नापते हुए और इसको चाप खींचते हुए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनाएंगे और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिलती ही। इधर क्या होगा, इधर हमारे पास पैमाना नहीं है, ऐसे बना रहे हैं, लेकिन जब आप उसमें बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेंगे और बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पर ही काटेंगे। देखिए अब मैंने क्या वस्तु, ये इनफाइनाइट और वस्तु को मैंने रख दिया इधर, और मैं जानता हूं किसी भी इमेज को बनाने के लिए मुझे दो किरणों की आवश्यकता होगी। पहली मैंने पैरेलल छोड़ दी, ठीक है, अब ये कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर। ठीक है, और दूसरी कहां होकर जाएगी, सी से होकर। दूसरी सी से होकर जाएगी। अब देखिए जो किरण इधर से गई वो वापस उसी मार्ग पर लौट गई, और कहां पे काट रही है, ये काट रही है सी और एफ के बीच में, यानी कि इमेज कहां पर बनेगी, सी और एफ के बीच में। ठीक है, सी और एफ के बीच में, और कैसी बनेगी, उससे छोटी वस्तु से छोटी इमेज बनेगी। ठीक है, इसमें मैंने एक बात रह गई, इसमें क्या होगी, बन कहां पर रही है, एट फोकस। इस कंडीशन में वस्तु की जो बन रही थी, इमेज बन रही थी, वो फोकस पे बन रही थी। ठीक है, अच्छा, अब इस कंडीशन में इमेज कहां पे फॉर्म हो रही है, सेकंड कंडीशन में, इस कंडीशन में हो रही है सी और एफ के बीच में। जब आपकी वस्तु इंफिनिटी और सी के बीच में रखी हो तो आपकी जो इमेज बन रही है वो सी और एफ के बीच बन रही है, सी व एफ के बीच। क्लियर, उसके बाद कैसी बन रही है, वास्तविक बन रही है, किरण वास्तव में मिल रही है तो कैसी बनेगी, वास्तविक। वास्तविक। तीसरा, उल्टी बन रही है, सीधी बन रही है। अब उल्टी बन रही है, वस्तु सीधी रखी है और ये आपकी उल्टी बन रही है, तो कैसी, उल्टी, इन्वर्टेड। तीसरी कंडीशन, वस्तु से छोटी बनेगी। कभी कभी एक नंबर पूछ लेता है कि वस्तु यहां पर रखी हुई है तो आपकी जो इमेज बनेगी कैसी बनेगी, ऑप्शन में भी पूछ लेता है, डायरेक्टली एक नंबर से पूछ सकता है। तो इस चीज को याद रखेंगे, और बाकी आगे मैं एक चार्ट भी बनाऊंगा जिससे आपको आसानी हो जाएगी याद करने में। तो सेकंड कंडीशन होगी आपकी ये, ठीक है। इसके बाद थर्ड कंडीशन होगी आपकी, जब वस्तु सी पर रखी हो, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, हम वस्तु को लेके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और इमेज को देख रहे हैं कैसे कैसे बनती चली जा रही है, जब वस्तु सी पर हो, जब वस्तु सी पर हो। देखिए जब वस्तु सी पर होगी, एफ सी, ठीक है। अब मैंने सी पर ही वस्तु रख दी, तो पहली इमेज, पहली जो किरण होगी समांतर, और समांतर जाने वाली फोकस से, ठीक है, और दूसरी किरण फोकस से निकाल दीजिए, ठीक है, और फोकस से जाने वाली मुख्य अक्ष के समांतर। तो कहां पे काट रही है, ये काट रही है, इधर काट रही है, ठीक है। और ये कहां पे काट रही है, कहां पर मिल रही है, ये मिल रही है सी पर। और आप देख रहे हैं कि वस्तु और इमेज दोनों बराबर। देखिए दोबारा, सी पर मिल रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है। तो वस्तु कहां पे रखी हुई है, सी पर रखी हुई है,
और काट कहाँ पे रही, सी पर ही काट रही हैं। और आप देख रहे हैं कि वस्तु का साइज और इमेज का साइज कैसा है, बिल्कुल बराबर है। ये हो गया। तो थर्ड कंडीशन है आपकी, जब वस्तु सी पर रखी हो तो आपकी जो इमेज बनेगी वो भी सी पर बनेगी, इमेज फ्रॉम एट सी। इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी या सीधी, तो ये सीधी है और ये इसकी जस्ट उल्टी बन रही है। ठीक। तीसरा क्या है, वस्तु से छोटी है या बड़ी है, वस्तु के जस्ट बराबर है, वस्तु के बराबर। ठीक। तीसरा है कि सी पर और उल्टी और वस्तु के बराबर। ठीक है, और साइज में बराबर हो गई। ठीक है, इसके बाद क्या है, अब हम एक चीज देखते चले जा रहे हैं कि जैसे ही हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, इमेज क्या है आपकी बड़ी होती चली जा रही है। अब देखो बराबर होगी, पहले छोटी, पहले तो बिल्कुल पॉइंट साइज बन रही थी, इसके बाद जस्ट थोड़ी बड़ी हुई। अब इसके बाद सी पर जैसे ही हम आए, अब आपकी चौथी कंडीशन है कि जब वस्तु सी और एफ के बीच रखी हुई हो। चौथी कंडीशन, सी व एफ के बीच हो। आ जाओ जी। पी, ये आपका एफ सी। ठीक है, अब मैंने इमेज रख दी सी और एफ के बीच, तो पहली रेज कहां होके जाएगी, समांतर। ठीक है, अब जो समांतर गई वो क्या होगी, बाहर निकल गई फोकस से, दूसरी फोकस से। ठीक है, अब ये फोकस से होकर जाने वाली मुख्य अक्ष के समांतर, ये कहां बनी, ये सी से पीछे बनी। ठीक है, सी से पीछे बनी। तो एक चीज देखिए, अब क्या हो रहा है कि वस्तु कैसी बन रही है, वस्तु का साइज ये है और इमेज का साइज ये है, यानी कि आपका साइज क्या है, बढ़ गया है। मैंने बताया जैसे ही हम सामने चलते चले जा रहे हैं, इमेज क्या होती चली जा रही है, बड़ी होती चली जा रही है। जैसे मैं आपके लेंस की तरफ इसकी तरफ बढ़ता हूं तो आपकी मेरी जो इमेज है वो बड़ी बनती चली जाती है, साइज बड़ा होता चला जाता है। सेम ऐसे ही इसमें है, जैसे ही मिरर की ओर बढ़ते चले जाते हैं, आपने देखा होगा प्रैक्टिकली भी, इमेज उतनी बड़ी होती चली जाती है। अब इमेज बड़ी हो गई तो इसमें कंडीशन है, इसमें क्या क्या कुछ बताना पड़ेगा हमें, कि जो हमारी वस्तु बनेगी, इमेज बनेगी, वो क्या बनेगी, इन्फिनिटी और सी के बीच, सी के बीच। ठीक, कैसी बनेगी, उल्टी, कैसी बनेगी, उल्टी और वस्तु से बड़ी। अच्छा, एक कंडीशन प्रत्येक में, बनेगी कैसी, वास्तविक बनेगी, वास्तविक। क्योंकि अभी ऐसा नहीं हुआ एक ही बार, हाँ अवतल दर्पण में एक केस ऐसा आता है, स्पेशल केस होगा, जिसमें इमेज रियल में नहीं मिलेंगी, सिर्फ मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो उस स्पेशल केस है, जस्ट इसके बाद होगा। देखिए अब कहां पर बन रही है, इन्फिनिटी और सी के बीच बन रही है, वस्तु से बड़ी और वास्तविक और उल्टी। ठीक है, अब ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। इसके बाद पांचवी कंडीशन है, जब वस्तु एफ पर हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट एट फोकस। देखिए पी एफ सी। ठीक, अब इमेज रख दी हमने एफ पर, तो एफ पर क्या होगा, सबसे पहली रेज पैरेलल, और जैसी सबसे पहली पैरेलल तो वो कहां से होके, फोकस से होके। ठीक है, अब दूसरी रेज सी से होकर निकालनी पड़ेगी हमें, कहां से, सी से।
चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम। और ये कैसे जाएंगे? एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल जाती हैं। और मैंने बताया कि पैरेलल रेज हमेशा कहां पे जाके मिलती हैं? इन्फिनिटी पे जाके मिलती हैं, और इन्फिनिटी से आने वाली रेज पैरेलल होती हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहले में काम करता है जब वस्तु इन्फिनिटी पे रखी हुई थी तो इमेज फोकस पे बन रही थी। अब वस्तु फोकस पे रखी है तो आपकी इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है। तो चौथी कंडीशन है, पांचवी, कैसी बनेगी? सबसे पहले वस्तु से बहुत बड़ी, वस्तु से बहुत बड़ी, उल्टी, देखो उल्टी बन रही है ना, कहां पे मान लेंगे? यहां पर मान लेंगे, हमें यहां पर जाकर मिलेंगे। मैंने बताया इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगे। इन्फिनिटी का मतलब है कि इससे जो आपका फोकस है इसका मिरर का, उससे काफी दूर जाकर, मीटर में जाकर ये मिलती हैं। तो हमें इसके सामने ये चीज इन्फिनिटी दिखाई देती है। उल्टी बनेगी, वस्तु से बहुत बड़ी बनेगी, और कैसी बनेगी? वास्तविक बनेगी, वास्तविक बनेगी। ठीक, वास्तविक बनेगी, कंडीशन हो गई आपकी। इसके बाद अब पढ़ते हैं नया बिल्कुल केस, जब वस्तु F और P के बीच में रखी होगी, स्पेशल केस होगा। और कैसी इमेज बनेगी? आभासी। चलो देखते हैं तो बना के। चलो बैठा देते हैं, पॉज करके सभी को उतार लेना, कॉपी कर लेना। अच्छा देखो, छठा केस है, जब वस्तु F व P के बीच होगी तो इमेज कहां होगी? ठीक है, तो इमेज भी देख लेते हैं कहां होगी। क्लियर? P, ये F, P और F। अब देखिए, एक इमेज मैंने वस्तु कहां पे रख ली? इधर रख ली। ठीक है, अब पहली रेज पैरेलल कहां से होकर गई? फोकस से होकर, फोकस से होकर चली गई। ठीक है, अब दूसरी रे, ये आपका C हो गया, समथिंग इधर C होगा, दूसरी C से भेजनी पड़ेगी। अब देखिए दूसरी C से जाएगी, ठीक है। अब ये क्या होंगी? आगे जितना बढ़ाएंगे मैंने, ये आगे जितना बढ़ाएंगे ये आगे फैलती चली जाएंगी। अगर पैरेलल होती तो इन्फिनिटी पे जाके मिल जाती। जब फैलती चली जा रही हैं, डाइवर्ज होती चली जा रही हैं, तो फिर इसका मतलब आगे कभी नहीं मिलेंगी। और नहीं मिलेंगी तो फिर हम क्या करते हैं, जब आगे मिलने की संभावना खत्म है तो हम इनको क्या कर देते हैं? पीछे डॉट कर देते हैं। तो इमेज कहां बन रही है? इनसाइड द मिरर, दर्पण के पीछे बन जाएगी। ठीक है, अब देख लीजिए, इमेज फॉर्म्ड एट, यानी कि दर्पण के पीछे बनेगी। पोजीशन क्या होगी? दर्पण के पीछे। उसके बाद उल्टी या सीधी, देखिए वस्तु भी ऐसे रखी हुई है और आपकी इमेज भी सीधी बनेगी। इमेज भी सीधी बनेगी। तो यहां पे कैसी बन रही है? सीधी बन रही है। तीसरी कंडीशन कैसी बनेगी? वास्तविक या आभासी? वास्तविक या आभासी। अब देखिए किरण आपस में तो कटी ही नहीं कहीं पर, हमने क्या किया? इनको मिलाया है, सिर्फ डॉट डॉट में दिख रही हैं, यानी कि मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, यानी कि वर्चुअल, आभासी।
आभासी बनेंगी। ठीक, इसके बाद दर्पण के पीछे सीधी आभासी बनेगी। पॉइंट क्लियर। और क्या होगा, हाँ इसमें क्या होगा, एक कंडीशन है, पूछ लेता है जो दाढ़ी बनाने वाले जो दर्पण होते हैं वो कौन से होते हैं। तो दाढ़ी बनाने वाले जो दर्पण होते हैं वो अवतल दर्पण होते हैं, और वहां पर जो वस्तु होती है वो फोकस और पी के बीच रखी हुई होती है, यानी कि बड़ी फोकस दूरी के अवतल दर्पण होते हैं। तो फोकस दूरी बड़ी होगी तो आप अपने चेहरे को इधर रखेंगे और आपकी जो इमेज बनेगी वो सीधी बनेगी और बड़ी दिखाई देगी, यानी कि आपको दाढ़ी का एक एक बाल दिखाई देगा काटने के लिए। ठीक है, तो आपका यहाँ से क्वेश्चन कि दाढ़ी बनाने वाले जो दर्पण होते हैं वो अवतल दर्पण होते हैं। बाकी वो सब बातें हम द यूज ऑफ मिरर में भी पढ़ेंगे, कौन के मिरर में, दर्पणों के प्रयोग में। ठीक है, इसके बाद अगली हेडिंग थी हमारी कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो ये अवतल दर्पण के द्वारा था। अवतल दर्पण में एक बात देख लेते हैं हम, इसको एक ग्राफ से समझ लेते हैं बात को, जिससे याद भी रहेगा आपको चार्ट से। वस्तु, ठीक है, वस्तु सबसे पहले कहां थी, इन्फिनिटी पे थी। तो आपका प्रतिबिंब कहां था, प्रतिबिंब था फोकस पे। जब वस्तु इन्फिनिटी पे थी तो प्रतिबिंब फोकस पे था। अगला, इसमें एक चीज याद रखनी है कि जब कंडीशन सी और एफ के बीच थी, इन्फिनिटी व सी के बीच थी, इन्फिनिटी व सी के बीच, तो आपका इमेज कहां थी, एफ व सी के बीच जो प्रतिबिंब थी, इमेज थी सी व एफ व सी के। जब इमेज सी पर आ गई आपकी वस्तु, सॉरी, तो प्रतिबिंब कहां बन गया, सी पर बन गया। और जैसे सी से जस्ट आगे बढ़ी, सी व एफ के बीच, तो आपकी इमेज कैसे बनी, इन्फिनिटी व सी के बीच। अब जैसे फिर आपने वस्तु को फोकस पे रखा तो इमेज कहां पे बनी, इन्फिनिटी पे। इसमें एक ही कंडीशन है कि आभासी बनने की जो कंडीशन है वो एफ और पी के बीच है, बाकी सभी कंडीशन किस में है, वहां पर कैसी भी इमेज बनेगी, आभासी बनेगी, और इधर सब बनेगी जो वास्तविक इमेज बनेगी सभी कंडीशन में। एक चीज देख रहे हैं आप, इन्फिनिटी एफ और इन्फिनिटी। याद रखने के लिए, जब इमेज इन्फिनिटी पे हो तो वस्तु एफ पर होगी, जब वस्तु इन्फिनिटी पे होगी तो इमेज एफ पर होगी। जस्ट सी पर हमेशा, ऐसे भी याद रखें कि सी से जाने वाली जो किरण होती है वो हमेशा सी से वापस चली जाती है, और जब भी इमेज सी पर होगी आपकी प्रतिबिंब भी सी पर होगी, और हमेशा यहाँ पर क्या होगा, बराबर होगी। क्या होगी, बराबर होगी इमेज। अब देखिए इन्फिनिटी व सी के बीच तो एफ और सी के बीच, जब सी और एफ है या एफ और सी के बीच तो इन्फिनिटी व सी के बीच, ये आपस में बराबर है। ठीक है, ऐसे करके याद रखेंगे, या और एक तरीके से, ठीक है, जब मेरी इमेज, जब वस्तु बड़ी थी, इन्फिनिटी पे थी, ठीक है, तो मेरी ये दर्पण है, तो मेरी जो इमेज बनी थी वो बहुत छोटी ऐसे बनी थी। ठीक है, बहुत पॉइंट साइज की। जैसे फिर मैंने आगे रखा वस्तु को, वस्तु का साइज में सेम रख रहा हूं, तो मेरी इमेज बढ़ती चली जा रही है सी के बीच। जैसे फिर मैंने सी पर रखा इसे, तो इमेज कहां बनी, जस्ट सी पर बनी, सी पर बनी। फिर मैंने जब वस्तु को कहां पे रखा, इस बीच में रखा, तो मेरी इमेज कहां आ गई, फिर इसके बीच में आ गई और थोड़ी बड़ी बननी स्टार्ट हो गई। अब जब मैंने इसको, अब एफ पर रखूंगा मैं, जब एफ पर रखा तो फिर कहां बनी वस्तु, इमेज आपकी इधर बनी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं और इमेज आपकी बढ़ती चली जाती है, जैसे आप पीछे हटते चले जाते हैं इमेज छोटी होती चली जाती है। ठीक है, आपको याद रहेगा। बाकी अभी क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चनों में भी एक एक से सभी याद हो जाएंगे। जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें सभी क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण में दो ही कंडीशन है कि सिर्फ दो कंडीशन में रखेंगे वस्तु को और आपकी इमेज हमेशा सेम बनेगी। अच्छा, इसमें याद रखेंगे
कि वास्तविक तो बन ही रही है, अवतल दर्पण में वास्तविक इमेज बन रही है, सिर्फ एक कंडीशन में P व F के बीच में आभासी बन रही है, और उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी बनेगी। देखिए उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, ठीक है। P, ठीक है, ये हो गया आपका F, ये हो गया C, ठीक है। अब मान ली मैं वस्तु को यहां पे रख लेता हूं, ठीक है। तो पहली किरण पैरेलल, जब पहले जाएगी तो कहां पर होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और पीछे कहां से प्रतीत होगी, आती F से आती प्रतीत होगी, ठीक है। अब दूसरी इमेज, दूसरी रेज, ठीक है। तो दूसरी रेज जो सी पर जाती हुई प्रतीत होगी, तो वो सी से ही वापस लौट जाएगी, लौट के। अब देखिए इमेज आगे कहां पर बन रही है, एफ से पीछे बन रही है, और कैसी बन रही है, वास्तविक बन रही है। तो यहां पे लिखेंगे इमेज फॉर्म्ड कैसी होगी, एफ से पीछे या पी और एफ के बीच, ठीक है, एफ से पीछे वास्तविक, सॉरी आभासी, और वस्तु से छोटी, वस्तु से छोटी, ठीक है। वस्तु छोटी होगी, एफ से पीछे होगी और आभासी होगी। इसके बाद इसमें सेकंड कंडीशन होती है, जब वस्तु इन्फिनिटी पे हो, वस्तु इन्फिनिटी पर हो, ठीक है। P F C, ठीक है, मैंने वस्तु मान ली यहां पर रखी हुई है, तो दो रेज आएंगी आपकी, ठीक है, ऐसे चली जाएगी और F से आती हुई हमें प्रतीत होगी, ऐसे ये लौट जाएगी और हमें F से आती हुई प्रतीत होगी। तो कहां पे काटेंगे, ये बिल्कुल F पर। जब वस्तु कहां चली जाएगी, इन्फिनिटी पे चली जाएगी, तो वस्तु जो आपकी इमेज होगी वो और भी छोटी हो जाएगी, यानी कि पॉइंट साइज हो जाएगी, जो F पर मिलेगी। तो सेकंड कंडीशन में F पर, जब वस्तु इन्फिनिटी पर होगी तो इमेज कहां पर होगी, F पर होगी, और पॉइंट साइज होगी, यानी कि बिंदु आकार की या बहुत छोटी, बहुत छोटी, बहुत छोटी होगी, ठीक है। जब वस्तु इन्फिनिटी पे होगी तो आपकी F पर होगी। इसमें क्या कंडीशन होगा, जैसे ये आगे रहेगी तो ये जैसे यहाँ पर बन जाएगी, फिर थोड़ा सा पीछे हटेंगे और छोटी हो जाएगी, छोटी होती चली जाएगी, और जैसे आप इन्फिनिटी पे हो जाएंगे तो बहुत छोटी इमेज बनेगी और F पर बनेगी। इसमें ज्यादा खास कंडीशन नहीं है, और पूछेगा भी तो ज्यादातर तुम्हें अवतल दर्पण से ही पूछता है, उत्तल दर्पण से कम पूछता है। इसके बाद हमारी जो अगली हेडिंग थी वो थी वी यू एंड एफ में संबंध। तो वी यू एंड एफ में का जो डेरिवेशन है, जो निगमन है, वो 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है, पहले था लेकिन अब नहीं है, जो नई एनसीईआरटी बुक आई है। अगर फिर भी आप करना चाहते हैं तो वो 12th क्लास फिजिक्स में कराऊंगा मैं, और उसमें आप जाके देख लेना, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिर्फ यहाँ पे वी यू और एफ में रिलेशन जो है वो सिर्फ ऐसे ही बता देता हूँ मैं क्या है, और उस पर आधारित सवाल हैं, उन सवालों को करेंगे। ज्यादातर मेरा जो काम रहेगा वो सवालों को करवाने का रहेगा, क्योंकि सवाल ही ज्यादातर बच्चों से नहीं होते हैं, थ्योरी कहीं ना कहीं से देखकर रट लेते हैं, लेकिन सवालों में दिक्कत आती है। तो यहाँ 100% ज्यादा से ज्यादा सवाल कराए जाएंगे, मतलब क्वेश्चनों पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, और आपके जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है वो भी कराए जाएंगे। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दी हुई है, मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैं नए नए अपडेट डालता रहता हूं, और वहां पर मैं
क्वेश्चन पूछता रहता हूं आपसे और आप कमेंट करके बता सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हासिल कर सकते हैं। ठीक है, V U एंड F में सम्मान, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये क्या है, अवतल और उत्तल दर्पण दोनों के लिए काम करेगा, अवतल और उत्तल दोनों के लिए वैलिड है। सवाल दोनों के निकालेंगे। मैंने पिछली उसमें भी बताया था आपको पार्ट में कि f अवतल की कैसी होगी, नेगेटिव, और इसकी f पॉजिटिव होगी, क्योंकि सवालों में इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इसके बाद लाइनियर आपका मैग्निफिकेशन रह गया, रेखीय आवर्धन रह गया, उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसी पर आधारित में एक सवाल देख लेते हैं, उसके बाद मैग्निफिकेशन नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं और उस पर आधारित सवाल देखेंगे। सवाल कम से कम 15 सवाल के समथिंग होंगे ही होंगे, जिससे बिल्कुल भी कोई भी कॉन्सेप्ट आपका शेष ना रहे। देखिए क्वेश्चन 1, एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की 40 लिखता हूं, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ठीक है, एक वस्तु दर्पण से अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है और उसका प्रतिबिंब उसका प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्लियर? अच्छा, अब देखिए एक अवतल दर्पण है, यहाँ पर इमेज वस्तु रखी हुई है और इसकी दूरी 40 सेंटीमीटर है और इधर आपका प्रतिबिंब बन रहा है, इसकी दूरी 20 सेंटीमीटर है। वस्तु से दर्पण की दूरी 20 सेंटीमीटर और आपकी अवतल से वस्तु से दर्पण की दूरी 40 सेंटीमीटर। अब मुझे फोकस दूरी निकालनी है। अच्छा, मैंने यहाँ बताया था आपको चिन्ह प्रॉपर्टी में कि जो दूरियां ली जाएंगी, जो रेज के ये किरण होगी आपकी, ठीक है, किरण की दिशा में ली गई नापी गई सभी दूरियां पॉजिटिव होंगी और उसके विपरीत दिशा में नापी गई सभी दूरियां नेगेटिव होंगी। अब देखिए, अब नेगेटिव दिशा में नापी गई है सब दर्पण से क्या है, विपरीत दिशा में है किरण के में, और यानी कि आप इसे ऐसे भी याद रखेंगे ऑर्डिनेट के हिसाब से कि इधर जितनी भी दूरियां आती हैं आप इसे दर्पण यहां मान लें, और जैसे इधर आएंगे तो नेगेटिव होगा, उधर जाएंगे पॉजिटिव, ऊपर भी पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको जितनी भी दूरी रखनी है, जितनी भी वैल्यू रखनी है, वो चिन्ह सहित रखनी है। अगर मैं यहाँ पे कहूं u इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर और v इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, क्योंकि सभी दूरियां दर्पण से पहली बन रही, इमेज वास्तविक बन रही है। 1/f इज इक्वल टू 1/v, यानी कि -20 सेंटी और प्लस 1/-40। ठीक है, जैसे इसको करूंगा तो ये माइनस कहाँ जाएगा, बीच में आ जाएगा। अब देखिए -20 है तो एलसीएम बराबर करने के लिए नहीं एलसीएम लिया मैंने, तो 40 हो गया। 1/f इज इक्वल टू 1/40 माइनस 2/40, ये भी माइनस का, -1/40, माइनस के 2 और माइनस के 1, माइनस के 3/40। तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40/3।
3 माइनस के, जो क्या हो गया आंसर हो गया। और माइनस में आने का मतलब क्या है, मैंने बताया कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में होती है, तो इसका मतलब आपका आंसर सही है, -40 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्निफिकेशन पर आधारित क्वेश्चन और दर्पण के फोकस दूरी V और U और F पर आधारित जितने भी क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।